आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे जो कि एक भारतीय नागरिक को भी जानना बहुत जरूरी है कि भारत में क्या हुआ, कैसे संविधान कहां तक पहुंचा। जो आज हमारा भारतीय संविधान है वो किन किन स्टेज से होकर गुजरा हुआ था और आज हम जो देख रहे हैं वो किस स्थिति किन परिस्थितियों से आया हुआ है। तो चलिए हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं जो भारत का संवैधानिक विकास है, जिसकी शुरुआत 1958 के संवैधानिक विकास से लेकर 1935 तक का पूरा अधिनियम और एक्ट को अच्छे से देखेंगे। तो हुआ क्या था, आइए देखते हैं। देखिए 1858 से पहले 1858 से पहले जितनी भी जो रूल रेगुलेशन और चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट जो भी पारित किए जाते थे वो ब्रिटिश संसद से पारित किए जाते थे। वहां पर से सीधे अधिकार भारत पर रखा जाता था, क्योंकि यहाँ पर रहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापारिक कंपनी थी। उसको धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार देते चले गए थे। क्योंकि भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मार कुटाई पड़ी थी, अच्छी पिटाई पड़ी थी। भारतीय जो थे वो भाला लेकर कूचे थे, डंडा से मारे थे, जूता चप्पल ले लेके बहुत मारे थे, बहुत अच्छी तरह से कुचले थे वहां पर। यहाँ पर पूरे किसान जितने किसान थे, किसान भाई बंधु थे वो त्रस्त हो चुके थे। जितने कारीगर थे, काश्तकार थे, जो जो खेतीहर किसान थे, वो सारे थक गए थे इनकी नीतियों से। इनकी जितनी भी दमनकारी नीतियां थी उससे सारे लोग थक गए थे। जनजीवन बहुत भी अस्त व्यस्त हो चुका था। तो सारे लोग उठाए अपना नागर, उसी से कूचे, सारे लोग उठाए अपना भाला, उसी से कूचे, सारे लोग निकाले धनुष बाण, उसी से मारते चले गए। जो जिसके पास जो हथियार था उससे ही उसकी मार कुटाई करके उनको लंदन तक वहां पर आवाज फैला दिए कि देखो अब ऐसा समय आ गया है। तो चलिए हम धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ था। 1858 में आने से पहले हम उसकी एक पृष्ठभूमि देखते हैं जो बहुत जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है और भारतीय नागरिक होने के नाते भी जानना बहुत जरूरी है। आइए ये देख रहे हैं 1857 की क्रांति का एक दृश्य है यहाँ पर है। आइए देखते हैं कि जो चार्टर एक्ट 1858 से पहले बने थे वो सीधे ब्रिटिश संसद से ही पारित होते थे। वो एक्ट की एक बार दोबारा रिपीट और रिवीजन कर लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुआ था और 1784, फिर 1786, फिर 1813, 1833, 1853, यहाँ तक के जितने भी चार्टर एक्ट बनते चले गए थे वो सारे ब्रिटिश संसद से डायरेक्ट बनते थे। वहीं पर उनकी संसद में बनकर पूरा यहाँ पर आता था। और यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको व्यापार करने के लिए बैठाया गया था वो यहाँ पर राजनीतिक काम भी देख रही थी। क्योंकि यहाँ पर 1857 की क्रांति में इतना मार कुटाई पड़ा है, इतना भाला से छेद छेद कर भेद भेद कर मारे हैं, इतना धनुष बाण फेंक फेंक कर मारे हैं, पत्थर उठा उठा के मारे हैं, जो मिला हथियार उसी से उठा उठा के मारे हैं। क्योंकि भारतीयों के पास भी शक्तियां हैं औजार बनाने की, उससे भी उसकी बहुत मार कुटाई की है। आइए देखते हैं कि अब इतनी मार कुटाई करने के बाद 1857 क्रांति के बाद कौन कौन से एक्ट आए। यहाँ पर हम शुरुआत का देख रहे हैं, अभी बहुत सारा अध्ययन इसके अंदर हम करेंगे। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद जस्ट 1858 का अधिनियम आया। अब ये अधिनियम की खास बातें क्या थी, ये भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम बना था और ये भारत में ही रहकर बनाया गया था। इसमें आता है 1858 का अधिनियम, फिर भारत शासन अधिनियम 1861, फिर भारत शासन अधिनियम 1892, फिर भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अब देखते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति के बारे में कुछ जरूरी तथ्य जान लेते हैं। कैसे यह 1858 का विधेयक 1858 का अधिनियम पारित किया गया। आइए हम देखते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम बनने से पहले क्या क्या ऐसे कारण परिस्थितियां बनी थी यह अधिनियम लाना पड़ा। क्या कारण था कि ब्रिटिशों का पूरा तख्ता पलट होने का कगार आ गया। क्या कारण था कि उनका सिंहासन डगमगाने लगा। चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1857 की क्रांति के कारण देख रहे हैं।
यह कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी राज्यों के एग्जाम दे रहे हैं, वहां के सारे पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधा सीधा प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के कारण लिखिए। तो इन कारणों को व्यवस्थित करके याद कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है भारत से धन का निष्कासन। अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, वो ऐसी शोषणकारी नीतियां यहाँ पर अपना लिए थे कि भारत से तिल 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 करके धरती चुस जा रही थी। धरती का शोषण हो जा रहा था, धरती का शोषण करे जा रहे थे और यहाँ से धन संपत्ति सारी चीजों को निकालकर अपने ब्रिटिश राज्य में भेज रहे थे। तो धीरे धीरे धन का निष्कासन होता जा रहा था। जो भारतीय अपनी आंखों से देख रहे थे, अपनी आंखों के सामने से भारत का धन निकलता देख रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहला कारण आ जाएगा भारत से धन निष्कासन। और इसका सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करके लिखा है कि कैसे ब्रिटिश अंग्रेज भारत से धन का निष्कासन किए हैं। चलिए आगे दूसरा कारण देखते हैं। भारत में उपनिवेशवाद का प्रारंभ। भारत में उपनिवेशवाद का प्रारंभ। उपनिवेश में लगा है ये उप और लगा है साथ में निवेश। मतलब भारत से ही निकाल कर धन और अपने देश में ले जाकर उसका प्रोडक्शन करना, फिर भारत में ही लाके उसका निवेश करना। इस तरह से भारत को उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया था। भारत की भूमि से ही उगा हुआ वस्तु उठाकर ले जाना कच्चे माल के रूप में और अपने इंग्लैंड में वहां पर जाकर कारखानों में उसको बनाना, फिर वहां से उत्पादन पूरा बनाकर उसका प्रोडक्ट तैयार करके भारत को ही एक बाजार के रूप में अपनाना और भारत में इसको खरीदने के लिए छोड़ देना। और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा कारण होने लगा कि भारत के जितने काश्तकार थे, जितने खेतीहर किसान थे, जितने मजदूर थे, जितने शिल्पकार थे, वो सारे बेरोजगार हो गए क्योंकि उनको बनाने का मौका ही नहीं दे रहे थे। सारा ये शिप के माध्यम से और ट्रेन का भी इन्होंने रेल लाइन बिछा दिया था। उस सब में कच्चा माल उठा कर ले जाते थे। बस कच्चा माल उगाते रहो, लाते रहो, बस भारतीयों के साथ यही होता रहा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत को उपनिवेशवाद बना लिए थे, उपनिवेशवाद सिद्धांत यहाँ पर अपना लिए थे। तो भारत में वाणिज्यिक उपनिवेशवाद चालू कर लिया इन्होंने। भारत में वाणिज्यिक उपनिवेशवाद मतलब जो वाणिज्य और व्यापार का सिलसिला था यहाँ पर भारत में प्रारंभ कर लिए। भारत की भूमि से उगाकर सारे कच्चे माल को अपने व्यापार के लिए विदेश ले जाते और वहां से सामान निर्मित करके वापस विदेश की वहां से सामान निर्मित करके फिर भारत की भूमि पर लाते और यहाँ के लोगों को बेचने और खरीदने के लिए मजबूर करते थे। इस तरह वाणिज्य उपनिवेशवाद के रूप में ये शोषण करते रहे। दूसरा है औद्योगिक उपनिवेशवाद। वही इसी में समथिंग आगे बढ़ते हैं कि जो भी यहाँ के सामान थे, जो भी यहाँ पे वस्तुएं उनको मिलती थी अपने देश में, वहां पर औद्योगिकरण के प्रभाव से बहुत जल्दी जल्दी निर्मित कर देते थे और यहाँ लाकर उसको बेचने के लिए मजबूर करते थे। यहाँ भी वही है। और भारत में बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने लगे और मजदूरों और जो भारतीय थे उनको मजदूर बनाकर रख दिए थे यहाँ पर। अब अगला देखते हैं वित्तीय उपनिवेशवाद। जो ये अंग्रेज थे, ये यहाँ पर वित्तीय उपनिवेशवाद का एक अच्छा जगह समझे इसको। जैसे यहाँ से जो उनको लाभ होता था, यहाँ के सामान से जो विदेश में निर्मित करते थे और यहाँ लाकर बेचते थे, इन सब के बीच में उनको बहुत बड़ा धन मिलता था, बहुत बड़ा लाभ मिलता था। उस लाभ के पैसे से पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग का उदय हो गया और ये पूंजीपति अपने पैसे का उपयोग यहाँ पर भारत में आके शेयर मार्केट में और बैंकों की स्थापना करने लगे और यहाँ पर भारतीयों से धन को जमा करवाते थे और उनसे उनका भी यहाँ पर शोषण चालू कर दिए थे। तो अपना वो पूरा बैंकिंग पद्धति चालू कर दिए थे, जिससे यहाँ पर वाणिज्यिक और औद्योगिक और वित्तीय उपनिवेशवाद तीनों यहाँ पर प्रभावित होने लगा था। आइए अब अगला देखते हैं भारत में भू राजस्व नीति। जो अंग्रेज थे वो भारत में अनेक प्रकार की भू राजस्व नीति लाए, जिसमें से है कि स्थायी बंदोबस्त नीति, ठेकेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा, ये महालवाड़ी परंपरा, ये सब लाकर किसानों से ज्यादा टैक्स वसूलते थे और उनको अगर नियत समय में वो टैक्स जमा नहीं करते थे तो उनकी जमीन को कर देते थे जब्त, जिससे किसान अपनी ही भूमि में बेघर हो जाते थे, अपनी भूमि से बिना भूमि के हो जाते थे, भूमिहीन हो जाते थे। तो यहाँ पर उनका बुरी तरह से शोषण हो रहा था। जिस जमीन पर जो उग भी नहीं रहा है वो अनाज,
वहां से भी टैक्स लेते थे, यानी कि ऐसी बंजर भूमि को भी उसमें शामिल कर दिए थे जहां से टैक्स नहीं मिल सकता था। और किसान मजबूर होते, कहाँ से लाए टैक्स, अपने घर गिरवी रख रहे थे, भूखे रह रहे थे, काफी चिंताजनक समय आ गया था। अब उनके जीने और मरने का समय आ गया था। तो यहाँ पर उनकी राजस्व नीति किसानों को, काश्तकारों को बहुत मजबूर करके रखा था। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखा है कि भू राजस्व नीति में ठेकेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ऐसी ऐसी टैक्स वाली नीति लाकर भारतीय मजदूरों, भारतीय किसानों का, सबका जीना मुश्किल कर दिए थे ये। अब देखते हैं रंग भेद की नीति। क्योंकि भारतीयों में कुछ वर्ग उतना सफेद कलर का नहीं होता है, तो उन रंग भेद की नीति अपनाने लगे थे, अपने आप को उच्च दिखाते थे, भारतीयों को निम्न करके रखे रहते थे। यहाँ पर काफी ऊंच नीच का भावना भी पनप चुका था, भारतीयों को हेय दृष्टि से देखा जाता था और स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। तो यहाँ पर रंग भेद की नीति का प्रभाव भारतीयों पर पड़ने लगा। अब देखते हैं अगला, ईसाईकरण। क्योंकि ईसाईकरण हमने देखा था 1833 के चार्टर एक्ट में देखा था हमने इससे पहले कि वहां पर ईसाइयों को भारत में आकर धर्म की उन्नति का यहाँ पर उनको छूट दे दिए थे। ईसाई धर्म का मतलब बढ़ाने के लिए उन्होंने छूट दे रखा था। इसी तारतम्य में यहाँ पर 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया। ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों के द्वारा इस 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया। इसमें वो क्या करते थे कि जो ईसाई धर्म अपना लेता था उसी को पैतृक संपत्ति में आगे उसको हक देते थे, नौकरियों में हक देते थे। तो यहाँ पर उनका शोषण होता था, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था जो ये कर रहे थे। अगला देखते हैं अंग्रेजों की हड़प नीति। यहाँ पर बहुत दिक्कत वाली बात हो गई थी कि डलहौजी की हड़प नीति थी। यहाँ पर गोद प्रथा को निषेध कर दिया गया था। जो राजा और जो राजकुमार, जो राजा होते थे, अगर उनकी संतान नहीं होती थी, अगर उनके घर संतान का जन्म नहीं होता था, तो उनको गोद लेने के लिए भी मनाही कर दिए थे, जिससे उनका राज्य संभालने वाला कोई नहीं था। और जहाँ पर गोद लेने के बाद कोई संतान नहीं रहती है तो उस राज्य को वो हड़प लेते थे और काफी कई नीतियां इसमें ला रखे थे वो। तो अंग्रेजों की हड़प नीति, गोद प्रथा पर निषेध, यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे राजाओं का पूरा राज्य छीन रहे थे। फिर वेलेजली की सहायक संधि, अंग्रेज एक एक करके यहाँ के राजाओं से राज्य का सहायक संधि कर लेते थे, उनको ऐसे ही किसी मैटर में उलझा देते थे, जिससे उनको सहायक संधि होने पर मजबूर करते थे, जिससे धीरे धीरे सारे राज्य अंग्रेजों के हाथ में चलते चले गए। अब यहाँ पर द्वैत शासन, हम देख रहे हैं कि द्वैत शासन में दोहरी नीति वो अपनाते थे। एक तरफ राजा का चेहरा रहता था, दूसरी तरफ अपना पीछे रहकर सारा काम करते थे। सामने जनता राजा का चेहरा देखकर कहना मानती थी और अंग्रेज उनसे पूरा राजस्व लूट लेते थे। मतलब राजा के हाथ में ऐसा ही कोई भी धन नहीं था, कोई भी राजस्व नहीं था, सिर्फ वो खाना पूर्ति करते थे, बस चेहरा लेकर बैठे रहते थे और सारा रेवेन्यू, प्रशासन, वैदेशिक नीति सब अंग्रेज देखते थे, जिससे राजा यहाँ पर बिल्कुल खोखले हो गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर उसके बाद रिंग फेंस की नीति, वो रिंग फेंस की नीति में ऐसा करते थे कि बीच में जो राज्य था उसके चारों ओर ऐसे राज्य खड़ा कर देते थे ताकि वो ना बाहर निकल सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। उनका सारा वैदेशिक नीति यहीं पर बीच में संकुचित रह जाता था। राजा पूरी तरह से मतलब गुलाम हो गए थे इनके धीरे धीरे। अब देखते हैं भारतीयों को प्रशासन में उच्च पद न देना, क्योंकि यहाँ पर इनका जो भी प्रशासन था, प्रशासनिक अमला यहाँ पे खड़ा करते थे, उसमें छोटे ही निचले ही पद भारतीयों को देते थे। उच्च पद पे उनको तो हक ही नहीं मिलता था, वो तो सोच भी नहीं पाते थे कि हमको कुछ ऊंचे पद मिलेंगे, वो उनको सिर्फ मजदूरी वाले पद दे रखे थे। अब देखते हैं पक्षपात पूर्ण न्याय व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा विवाद आता था जिसमें भारतीय नागरिक में से अगर किसी को न्यायाधीश बना दिया जाता था तो वो अगर वो विदेशी का किसी मामला का विदेशी व्यक्ति का, विदेशी अधिकारी का या विदेशी नागरिक का कोई मामला फंसता था उनके कोर्ट में, तो भारतीय नागरिक उनके लिए कोई सजा भी नहीं सुना सकते थे, ना ही सुनवाई कर सकते थे। वो उनके लिए पर काट के रखे थे, जिससे वो न्याय व्यवस्था में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो पक्षपातपूर्ण न्याय व्यवस्था था। भारतीय राजाओं को पद से हटा देना, हम देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारे राजा थे, धीरे धीरे करके उनको पद से हटा दे रहे थे। इसमें एक उदाहरण आता है बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर इस समय में
वो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, जहां पर इनको गद्दी से उतार दिया गया था और उनको राजा मानने से इन लोग इनकार कर दिए थे। अब जनता यहाँ पर आक्रोशित हो गई थी कि हमारा राजा तो बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं मानोगे, हम तो मानते हैं। तो यहाँ पर जनता में आक्रोश आ गया था। तो देख रहे हैं इतने सारे कारण मिलकर 1857 की क्रांति का एक पूरा व्यू बना रखा था और यहाँ पर जनता आक्रोशित हो गई थी। कब मिले अवसर की मार मार के भगाएं इनको, ऐसा करके उनके अंदर आ चुका था। जो मिलेगा उसी से ठोक पीट के मार मार के ना निकाल देंगे बाहर, सीधे यहाँ पर आक्रोश आ चुका था। कि क्रांति का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि किन क्षेत्रों में यह 1857 की क्रांति हुई थी। तो हम देख रहे हैं बैरकपुर छावनी, सबसे पहले बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था, किंतु यह उतना नहीं हो पाया था, उतना आगे नहीं बढ़ पाया था यहाँ का क्रांति। यहाँ पर जो 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे थे, 34वीं रेजिडेंट के सैनिक मंगल पांडे थे, उन्होंने यहाँ पर इस क्रांति की शुरुआत की थी। क्योंकि चर्बी लगे हुए कारतूस इनको दिया जाता था और इन्हें मुंह से खोलकर उस कारतूस को फिर फेंका जाता था। उस कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले या किसी जगह फोड़ने से पहले मुंह से उनको छीलना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या किए कि इनको खबर मिल गई थी कि उसमें चर्बी लगा हुआ है, जानवरों के चर्बी लगे हैं, गाय का चर्बी लगा हुआ है। ऐसा जानते ही यहाँ पर विरोध चालू हो गया था और मंगल पांडे ने इसका सर्वप्रथम विरोध किया था। फिर उसके ये तो असफल रहा, ये असफल रहा, लेकिन वैसा भी असफल नहीं रहा। यहीं से हो जाती है क्रांति की शुरुआत। पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार कर दिया था, इन्हें फांसी भी दे दिया गया था। फांसी देने के कारण ये रुक गया था, लेकिन अब वो अग्नि कहाँ से रुकेगी जो उनके मन में जाग उठी थी, उनके मन में लगी हुई तिनका तिनका अब उड़ने लगा था। अब देखिए क्या हुआ मेरठ में। अब अगला स्टेप आता है मेरठ में। 10 मई 1857 को मेरठ में यह क्रांति की शुरुआत हो जाती है। वहां पर जितने सैन्य समूह रहते हैं उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया रहता है। अब यहाँ पर देखिए फिर अगला एक जगह है, स्थान है दिल्ली। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे और जीनत महल, इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। बहादुर शाह जफर का कारण क्या था कि इनको वहां के दिल्ली के गद्दी से उतार दिया था, इनको राजा नहीं मानने लगे वो लोग, अंग्रेज लोग। जीनत महल के साथ क्या हुआ था, जीनत महल का जो पुत्र था उसको उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिए थे। तो ये अपने पुत्र को राजा अगला शासन नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण ये भी क्रांति के लिए आगे बढ़ गई थी। फिर अगला देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की थी। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे दोनों मिलकर क्रांति की शुरुआत किए थे। क्योंकि नाना साहब थे नाना साहब मराठा कुल के थे और मराठा कुल का सत्यानाश कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इस सत्यानाश करने के चलते ये नाना साहब आक्रोशित थे। वो अंदर में ठान रखे थे कि मैं इसका जरूर बदला लूंगा, कहीं ना कहीं इनको मारकर खदेड़ूंगा, और तात्या टोपे इनके साथ थे। फिर अगला है इलाहाबाद। इसमें है लियाकत अली। इन्होंने भी अपने क्षेत्र में आजादी के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया था। फिर अगला है झांसी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ाई की शुरुआत कर दी थी। इनको भी गोद प्रथा लेने पर निषेध लगा दिए थे। ये अपने पुत्र जो कि गोद ली थी उसको अपनाने पर मना कर दिए थे, क्योंकि इनका राज्य था, इनके राज्य को कौन संभालेगा। तो इस गोद प्रथा को निषेध करने के कारण महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो मैप पर देखते हैं, मैप पर देखने से हमें पूरा व्यू पता चल जाएगा कि 1857 की क्रांति का क्षेत्र कहाँ पर था और कितने क्षेत्रों तक यह चालू हुआ था और इसका प्रभाव कहाँ तक था। देख रहे हैं कि मेरठ चूंकि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली। और उसके बाद है लखनऊ, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। फिर अगला है इलाहाबाद, इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। फिर आते हैं झांसी, झांसी भी उत्तर प्रदेश,
झांसी उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर असम था, असम का क्षेत्र, असम में मनीराम पांडे इसका विरोध किए थे, यहाँ पर असम आ जाएगा। असम के जो क्रांतिकारी थे मनीराम पांडे। मनीराम पांडे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ये एरिया और ये दिल्ली का एरिया और ये बिहार का, बिहार भी इसमें शामिल था, बिहार भी इसमें शामिल था और इधर असम शामिल था। असम मतलब ये क्षेत्र पूरा, ये क्षेत्र पूरा। यहाँ पर देखने में हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि जो 1857 की क्रांति थी वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में ही हुआ था, यानी कि उत्तरी प्रांत तक ही सीमित था, जिसके कारण इस क्रांति को सही रूपरेखा नहीं मिल पाई थी और यहाँ पर केंद्रीय तत्व का अभाव था। मतलब एक केंद्रीय शक्ति जो रहती है, जो सारे क्रांति को मजबूती प्रदान करती है, वहां पर इसका अभाव था, क्योंकि सभी अपने अपने उद्देश्य और मकसद को लेकर लड़ रहे थे। इनका मकसद, दिल्ली का मकसद बहादुर शाह जफर का कुछ अलग था, ये अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे थे। लखनऊ का बेगम हजरत महल का अपने संतान के लिए अलग से वो लड़ रही थी, जीनत महल भी अपने संतान के लिए लड़ रहे थे, सब अलग अलग उद्देश्य से लड़ रहे थे। कानपुर के नाना साहब अपने मराठा शासन के लिए लड़ रहे थे, इलाहाबाद के लियाकत अली अपने क्षेत्र के लिए अलग से लड़ रहे थे और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को गोद लेने से मना करने के लिए लड़ रही थी। यहाँ पर सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से लड़ाई कर रहे थे, कोई केंद्रीय तत्व, केंद्रीय शक्ति का अभाव था, जिसके कारण यह जो क्रांति थी थोड़ी सी सीमित रह गई और उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दे पाया। देख रहे हैं भारत के उत्तर भारत में ही इसका बस प्रभाव था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही एक तरफ इसका प्रभाव था, क्योंकि इसे फैला था पूरे भारत में। अगर कोई केंद्रीय शक्ति होती तो ये पूरे भारत में इसका बहुत असर होता और अंग्रेजों को इसी समय ही अपने चप्पल उठाकर भागना होता। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण यहाँ पर हुआ क्रांति और उनको अच्छे झापड़ थप्पड़ सब मिले और उसके बाद वहां पर जाकर अपने लंदन में जाके बोले, मैडम जी बहुत मारे हैं ये गांव वाले, बहुत मारे हैं भारत के अंदर अंदर जो भी मजदूर लोग हैं, बहुत मारे हैं हमको मैडम जी, अब क्या करें। मैडम जी को आया गुस्सा, मैडम जी ने उठा के एक झापड़ उनको दिया और सोचने लगी कि क्या करें, अगर ये ऐसी लात खाते रहेंगे, अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ऐसी लात खाते रहेंगे रोज रोज, तो हमारा क्या रह जाएगा। हमको भी आके यहाँ पर लंदन में पहुंच के ये लोग अच्छा मारेंगे उठा के झापड़ चप्पल, तो हमारा तो कुछ नहीं रह जाएगा। तो मैडम सोची कि अब कुछ करना चाहिए। मतलब ब्रिटिश क्राउन की जो रानी थी वहां पर, उन्होंने दिमाग लगाया कि दो ही चीज कर सकते हैं, या तो ये यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से भेज देंगे और बहुत सारा इनके साथ शक्ति दे देंगे ताकि वहां पर और अच्छे से काम करने लगे। फिर सोचे कि फिर लात मार मार के इनको भगाएंगे, वो लोग भी तो शक्ति उठा के अपना चालू कर देंगे, कुछ नया पावर में आ जाएंगे, उन लोग भी बड़ा बड़ा औजार घिस घिस कर बनाने लगेंगे, तो कहाँ होगा हमारा। तो महारानी फिर सोची, बोले कि एक काम कर सकते हैं कि ये जितना ईस्ट इंडिया कंपनी को हम वहां भेजे थे व्यापार के बाद शासन करने के, यही लोगों को उठा के हम अपना वापस बुला लेते हैं, वहां पर हटाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बोले कि ऐ सुनो, जितना ईस्ट इंडिया कंपनी जो लात मुक्का झापड़ खा के आए हो, अब तुम लोग का काम खत्म, अब तुम लोग सीधे बैठो लंदन में, तुमसे हम कुछ नहीं कराएंगे, अब तुम लोग किसी लायक के नहीं हो, तुम लोग को हम उल्टा जूता मारेंगे। उन लोग को वहां से हटा दी, भारत से पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर सीधे अलग कर दी। अब होता है यहाँ पर सीधे सीधे राजा या रानी का प्रशासन चालू होता है। तो भारत में अब यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद क्राउन का शासन चालू होता है, यानी कि सीधे सीधे महारानी का शासन डायरेक्ट चालू होता है। आइए देखते हैं अगला स्टेप। ये क्रांति का व्यू है जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच लड़ी गई थी। चलिए आइए देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। महारानी ने देख लिया, भाप लिया कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर नहीं टिक पाएगी, अगर टिकेगी तो इसको खोद खोद के भारतीय लोग मार के ना वहीं पर इन लोगों को खत्म कर देंगे और हमारा इज्जत कुछ नहीं रह जाएगा। तो देख लिया अब यहाँ पर क्या होता है, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर महारानी अब लाती हैं एक्ट बेटर, अब यहाँ पर महारानी लाती हैं एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारतीयों के लिए एक लाभकारी हितकारी ऐसा एक्ट वो लाने की सोचती हैं। बेटर, भारतीयों के लिए अच्छे से अच्छा क्या शासन ला सकती हैं, वहां पर वो
अब सुनिश्चित करती हैं, क्योंकि यहाँ पर लात खाना बार बार अच्छी बात नहीं थी उनके लिए, तो ईगो पे आ गया था। अब देखते हैं क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन को स्थापित कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब राजा या रानी का शासन, राजा या रानी का शासन यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया, शासन प्रारंभ हो गया। अब ये जो राजा और रानी का शासन प्रारंभ हुआ तो 1858 का एक्ट बनाया गया यहाँ पर, और उस एक्ट को भारत में ही रहकर उनके बीच में उनको बोला गया कि जाओ अब देखो कि किस वजह से यह क्रांति हुई है, किस वजह से तुम लोग इतना लात खाकर आए हो, तो जाओ किसी अधिकारी को अपना भेजिए और जाओ वहां पर अच्छे से रिसर्च करो, धीरे धीरे पता लगाओ कि ऐसा क्या चीज उपजा था जिसके कारण इतना ये लोग मार खा के आए हैं। तो हमको तो यहाँ से इनको हटाना पड़ा, क्योंकि वो तो मेरे ही लोग थे, तो मेरे को दुख हो रहा है इनको हटाने में, क्या करूं, लेकिन मेरा शासन भी जरूरी है, मैं कैसे भारत को छोड़ दूं। इतना अच्छा उपजाऊ जगह है, इतना वहां पर मेरे को मसाला मिलता है, इतना सारा मेरा वहां पर गोदाम है, उतना सारा मेरा वहां पर संपत्ति हम बना रखे हैं, रेल का हम उद्घाटन कर चुके हैं, रेल चल रही है हमारी, हमारा पूरा कच्चा माल इधर आता है, ब्रिटेन की ओर आता है, हमने पूरा रेल व्यवस्था वहां पर कर रखा है, हमारा उद्योग वहां पर स्थापित है। हम तो भारतीयों को अभी भी चूसेंगे, लेकिन उसका दिमाग दूसरा होगा, पैतरे अलग होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी उन्होंने एजेंडा बनाया, जो भी उन्होंने अधिनियम बनाया अपनी ब्रिटिश संसद में, तो 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़ा गया। किसने पढ़ा? कैनिंग ने पढ़ा, कैनिंग ने पढ़ा। कैनिंग को बोले, ए कैनिंग इसको पढ़ो, हमारा जो भी घोषणा पत्र है सबको माइक लेकर सुनाओ कि हमने क्या क्या अधिनियम पारित किया है। कैनिंग इसको पढ़कर सुनाओ, पूरी जनता पे पीछे तक आवाज जानी चाहिए, हम उनका भला को सोचे हैं, तभी तो हम लाए हैं एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाए हैं, सबको बताओ समझाओ कि हम उनका भला चाहते हैं। कैनिंग वाचना शुरू कर दिए वहां पर। तो ये समय था 1 नवंबर 1958। अब देखते हैं इसके प्रावधान। पूर्व के द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, और पूर्व का द्वैत शासन था, जो 1772 का द्वैत शासन था, उसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर लाया गया 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा निर्मित। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी पुराना द्वैत शासन था 1772 में जो द्वैत शासन लागू किया गया था, जिसके कारण राजा और प्रजा में भेद होने लगा था, वहां पर उन्होंने सोचा कि इसको हटा देते हैं ताकि जो होगा सीधे प्रत्यक्ष हम देखेंगे। अब तो यहाँ पर पूर्व के द्वैत शासन प्रणाली को 1772 के द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, और वहां पर 1784 के चार्टर एक्ट में इन्होंने बीओडी और सीओडी जो बनाया था, मतलब 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब बीओसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब बीओडी को पूरी तरह समाप्त कर दिया। बोले अब इसका झंझटे खत्म हो गया, जब सारा ईस्ट इंडिया कंपनी हम हटा दिए तो उनका बीओडी और सीओडी क्या करेंगे रख के, उसको भी हटा दिए। अगला देखते हैं हड़प नीति, सहायक संधियां और देशी रियासतों के साथ समान संघ यह समानता का व्यवहार लाए। यहाँ पे उन्होंने दूसरे नंबर पे क्या किया कि यहाँ पे करते हैं हड़प नीति समाप्त। ये हड़पे नीति के चलते सारे लोग यहाँ पर मार मार के तुमको भगाए हैं, मतलब राजा को देने देते हैं, अपना जो संतान है जिसको भी देना है राज्य देने देते हैं, हम अंकुश कहीं और से रखेंगे, हम इसका काम कुछ और तरीके से करेंगे। मतलब यहाँ पर गोद प्रथा को जो निषेध किए थे, अब गोद प्रथा को अलाउ कर दिए, उस पर अंकुश हटा लिए, राजाओं पे जो अंकुश लगे थे वो हटा लिए, ये हड़प नीति समाप्त कर दिए, ये सहायक संधि समाप्त कर दिए। अब क्या किए? अब किए देशी रियासतों के साथ समानता का भाव दिखाने के लिए लेकर आए, इस अधिनियम में समानता का व्यवहार दिखाने लगे। अब अगला है नया पद, भारत के वायसराय का सृजन कर दिए। अब 1858 की क्रांति में मूड चेंज करने के लिए क्या करते, वही पद रहता तो सोचते भारतीय लोग की क्या चेंज किया है, वही नाम तो है गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल वही तो चल रहा है। यहाँ पर उनका मूड को चेंज करने के लिए कि भाई वहां पर चेंज हुआ है, बहुत कुछ तुम्हारे हित में हुआ, वायसराय का पद यहाँ पर सृजन कर दिए। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद का सृजन किए गए, यानी कि भारत के वायसराय का पद आया यहाँ पर। इसमें थे वायसराय कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया।
ये क्राउन का प्रतिनिधि होते थे, मतलब जो महारानी थे या राजा थे उनका ही ये प्रतिनिधि होते थे। वो जैसा बोलते थे कैनिन वैसा ही करते थे, वायसराय वैसा ही करते थे, उनके आदेशों का ही पूर्णतः पालन करते थे। अब देखते हैं अगला, भारत के राज्य सचिव पद या मुख्य सचिव पद का सृजन किया गया। यहाँ पे भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया क्योंकि ये राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। ये एक मंत्री था जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को यहाँ पर भारत सचिव का पद प्रदान कर यहाँ पर भेजा गया। देख रहे हैं इसमें प्रथम बने थे स्टेनली। इसका जो प्रथम वायसराय बने थे, नहीं, इसका जो प्रथम भारत सचिव बने थे वो थे स्टेनली। ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि का एक मंत्री था। यह हमने देखा कि जो ब्रिटिश संसद थी वहां जो मंत्रिमंडल था उसका एक सदस्य को यहाँ पर, उस मंत्री को यहाँ पर भारत सचिव बनाया गया, मुख्य सचिव बनाया गया। यानी कि मुख्य सचिव का जो कॉन्सेप्ट था वो कब आया, तो 1858 में आया। मुख्य सचिव जो आज भी भारत में मुख्य सचिव का पद निर्मित है, मुख्य सचिव का पद भारत में 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा आया। यह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता था क्योंकि वहां का मंत्रिमंडल जो था उसका हेड प्रधानमंत्री था और उस मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होना मतलब प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होना। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि मुख्य सचिव या भारत सचिव वायसराय से भी बड़ा पद हो गया है। यहाँ पर दो पद का सृजन किए, एक तो वायसराय का पद, दूसरा है मुख्य सचिव का पद, और मुख्य सचिव वायसराय से उच्च पद था। ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि एक यहाँ पर देखते हैं, ये अपनी रिपोर्ट जो देता था, जो राज्य सचिव था या मुख्य सचिव था, ये अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को देता था, हमेशा उसमें रिपोर्टिंग करता था। इनकी सहायता है तो 15 सदस्यीय कमेटी थी, क्योंकि ये अकेले काम नहीं कर सकते थे, भारत बहुत बड़ा देश था, तो इनकी सहायता के लिए जो भारत सचिव थे या मुख्य सचिव थे, इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी। और जो भारत में जो 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, इसमें जो सदस्य को यहाँ पर नियुक्ति दिया जाता था, उनके लिए एक पात्रता रखी गई थी कि उसी को हम इसमें जगह देंगे जो भारत में 10 वर्षों तक वहां पर सरकारी काम कर चुका होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भारत में 10 वर्ष तक सरकारी सेवा का कार्य किया होगा। और जो इसका वेतन था, जो इनका वेतन था 15 सदस्यों और भारत सचिव का जो वेतन था वो ब्रिटिश संसद नहीं देती थी, सब हमारे भारत से ही वसूल रहे थे। नाम बदल गया था, काम थोड़ा सा बदल दिए थे, लेकिन काम वही हो रहा था। राजस्व की वसूली अब इस तरह से हो रही थी, सारा वेतन भारत से लिया जा रहा था। अब देखते हैं, कि 1858 के द्वारा 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब देखते हैं कि अगला जो भारत शासन अधिनियम है वह है 1861 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम बोलेंगे तो भी सही है, भारत शासन अधिनियम बोलेंगे तो भी सही है। इसमें इसका कारण देख लेते हैं, क्योंकि कारण बहुत जरूरी है कि हर अधिनियम को लाने का कुछ तो कारण होगा, मेन कारण होगा। क्यों अधिनियम पे चेंजिंग होकर फिर अधिनियम आ रहा है, तो उसका एक पृष्ठभूमि बहुत बड़ा कारण होता है, तभी ऐसा किया जाता है। कोई भी संशोधन होता है तो किसी कारण की वजह से ही होता है। तो चलिए हम देखते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम लाने का क्या कारण था। देख रहे हैं कि पहला 1858 एक्ट में कमियां थी, जो इससे पहले 1857 क्रांति के बाद जो बनाया था 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसमें कुछ कमियां थी। कानून निर्माण में अत्यधिक देरी लगता था, क्योंकि ये संसद का काम था वहां पर, तो राजा और संसद के बीच में काफी गैपिंग आ गया था वहां पर, तो इसमें कानून निर्माण में उनको काफी देर लगता था। अगला है ब्रिटिश सरकार के अनुरूप कार्य नहीं करना, मतलब जो संसद थी वो ब्रिटिश सरकार के अनुरूप उस तरह से काम नहीं कर पा रही थी जैसा उनको चाहिए था। फिर भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का कार्य करना, अब उन्होंने सोच रखा था कि इसमें अगर भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिए तो फिर 1857 की क्रांति की तरह बहुत मारेंगे ये लोग, तो उनको मार इतना पड़ा था कि मार का डर उनको बार बार सपना की तरह घूमता था। तो वही चीज सोच रहे थे कि इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देते हैं ताकि उस मार से थोड़ा सा बचा जा सके। अब देखते हैं इसके प्रावधान, क्योंकि 1861 के अधिनियम में क्या प्रावधान किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हर एग्जाम का बेस है। यहाँ पर आप प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे, इसमें सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1858 की क्रांति
क्यों हुई, कारण क्या था। फिर अगला प्रश्न होगा 1858 के भारत शासन अधिनियम का वर्णन कीजिए। तो इस पर सारे आप क्राइटेरिया को देंगे। अब इसमें भी प्रश्न बनेगा कि 1861 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में वर्णन कीजिए। तो सारे आप प्रावधानों को वर्णन करेंगे तो एक अच्छा आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। क्योंकि यहाँ पर क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश महारानी के द्वारा बोला गया कि सारा काम अब वायसराय नहीं संभालेगा, अब दे देते हैं विभाग को, बांट देते हैं, मतलब विभागों का बंटवारा कर दिया गया, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें क्या किया गया, राजस्व मंत्रालय अलग करो, राजस्व मंत्रालय अलग करो, फिर खाद्य मंत्रालय अलग करो, सामान्य प्रशासन मंत्रालय अलग करो, इस तरह से अलग अलग विभागों का बंटवारा कर दिया गया और एक एक मंत्री को सौंप दिया गया कि तुम इस विभाग को संभालो, इस मंत्रालय को तुम संभालो, ताकि वो काम और अच्छे से होने लगे। और यहाँ पे वायसराय को बोला गया तुम इसके ऊपर हेड बॉस रहोगे और सारा मंत्रालय तुम नहीं संभाल सकते हो, सबको मंत्रालय बांट देना चाहिए। अब तो यहाँ पर विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी कि मंत्रालय बांटने की पद्धति की शुरुआत हुई या फिर पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। और शुरुआत करने वाले कैनिंग थे। हम इसके आगे लॉर्ड बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लॉर्ड माने होता है भगवान, तो ये हमारे लिए भगवान नहीं है, ये हमारे लिए भगवान बिल्कुल नहीं है। हम लॉर्ड नहीं बोलेंगे, सीधे हम बोलेंगे कैनिंग। तो कैनिंग ने इस विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की है। अब देखते हैं अलग अलग मंत्रालय की इन्होंने शुरुआत यहीं से की। जो मंत्रालय आज हम देख रहे हैं, अलग अलग विभाग का मंत्रालय है, वो यहीं से शुरू हुआ, 1861 के अधिनियम में शुरू हुआ है। अगला है मनोनयन का अधिकार प्रारंभ। विधायिका में वायसराय को मनोनयन का अधिकार प्रारंभ किया गया और चूंकि इसमें न्यूनतम 6 सदस्य को मनोनयन का अधिकार दिया गया और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे। जो विधायिका में वायसराय को मनोनयन का अधिकार दिया गया उसमें न्यूनतम 6 सदस्य, अधिक से अधिक 12 सदस्य को वो मनोनयन कर सकते थे। और इसमें हम देख रहे हैं कि इस मनोनयन को आप ध्यान करिए तो ये मनोनयन आज भी लागू है। ये मनोनयन आज भी लागू है, जो कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन हो रहा है। आज भी कॉन्सेप्ट को ले लिया गया था, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बेस लेते, तो यहाँ पर मनोनयन का बेस ले लिया गया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, खेल ऐसे जगत से होते हैं, उनको मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में भी 2 सदस्यों का मनोनयन होता था, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर विधायिका में भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान। विधायिका में भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान, इसी मनोनयन कार्य कर रहे हैं, इसमें भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार दे दिए गए। इसमें 3 भारतीयों को शुरू में मनोनीत किया गया। एक थे बनारस के राजा, दूसरा है पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इनको मनोनयन करते हुए इन्हें पदस्थ किया गया था, निर्वाचित किया गया था। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है 1861 में। 1861 के अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, जो आज भी उसको हम देख रहे हैं, सामने गुजर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमें उठाने थे, बेस बनाना था, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात। सबसे पहले यह जरूरी चीज को याद रखेंगे, मनोनयन अधिकार प्रारंभ, जो आज राज्यसभा में 12 मनोनयन हो रहे हैं, वो आज भी लागू है और ये मनोनयन का अधिकार आया है 1861 के अधिनियम से। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो अब अगला देखते हैं कि विधायिका में भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया और इसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को इस मनोनयन में तीनों को शामिल किया गया था। अब देखते हैं अध्यादेश, अगला देख रहे हैं हम अध्यादेश जारी करने का अधिकार। क्योंकि यहाँ पर इसी 1861 के अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आपात स्थिति होती है तो वो अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनके देश में आपात स्थिति आ गई है और मतलब
जो सदन है वो बैठ नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी करके कुछ कानून ला सकते हैं। इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होगी। भारत में आज इस पद्धति को धीरे से ले लिया गया है। आज भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अध्यादेश जारी कब किया जाता है, जब दोनों सदन बैठक में ना हो, दोनों सदन नहीं लग रहे हैं। तो जो भी सदन होगा वो नहीं लग रहे हैं और स्थितियां आ गई हैं आपातकालीन, तो अध्यादेश जारी करके कानून लाया जा सकता है। और इसको जैसे अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में बैठक नहीं हो पा रही थी, सदन की बैठक नहीं हो पा रही थी, तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था कोरोना के इंतजाम के संबंध में। अब इसकी अवधि कितनी होती है अध्यादेश की, तो 6 माह होती है। उस समय भी 6 माह ही थी, तो उस समय से भी आज भी 6 माह है। और जब सदन की बैठक चालू हो जाती है तो इसकी अवधि 6 सप्ताह होती है। 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के भीतर इसका पारित होना जरूरी है। और नहीं, अगर पारित नहीं हो पाता है 6 सप्ताह बाद यह स्वमेव समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि जो अध्यादेश की अवधि होती है वो अधिकतम 6 माह होती है और सदन की बैठक जब चालू हो जाती है तो 6 सप्ताह की रह जाती है। और 6 सप्ताह बाद अगर इसे दोनों सदन पारित कर देते हैं तो यह कानून बन जाता है। अगर नहीं पारित करती है तो 6 सप्ताह बाद यह स्वमेव समाप्त हो जाता है, जो आज भी हम इसको देख रहे हैं। फिर अगला है, इस अधिनियम के द्वारा यानी कि 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? कैनिंग के द्वारा की गई। कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसको मत समझिएगा जो 1772 में, जो 1772 एक्ट के तहत जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो उस समय की बात थी, उसको वहां पर समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर सर्वप्रथम कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना 1861 अधिनियम के तहत की गई है। और इसको चालू करने वाले कैनिंग ही थे, क्योंकि वायसराय का समय चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर भारतीय दंड संहिता 1862। भारतीय दंड संहिता 1862 यहाँ पर बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। पूरे देश में एक दंड संहिता लागू किया गया। पूरे देश को एक सूत्र में इन्होंने बांधा कि हम एक दंड संहिता लाएंगे। ब्रिटिशों के द्वारा आईपीसी या इंडियन पेनल कोड को 1 जनवरी 1862 में प्रारंभ किया गया। जो ये भारतीय दंड संहिता 1862 है, इसका प्रारंभ 1 जनवरी 1862 में ब्रिटिशों ने चालू किया था। भारत के प्रथम कानून आयोग के द्वारा बनाया गया था। हमने देखा था कि भारत में विधि आयोग की स्थापना 1833 एक्ट में की गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके सदस्य सारे पूर्णकालिक थे। वहीं पर लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड नहीं बोलेंगे, वहीं पर मैकाले के द्वारा इसको तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया था, जो 1862 में बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैकाले की अध्यक्षता में मसौदा तैयार किया गया और इसको वहां ब्रिटिश संसद में पारित कर दिया गया था। फिर इसको लाने वाले कैनिंग थे, यानी कि भारतीय दंड संहिता को लाने वाले कैनिंग थे। कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ था। आइए देखते हैं यहाँ पर 1861 के अधिनियम के साथ 1861 भारत सरकार अधिनियम में कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई है। यहाँ से विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट प्रारंभ होता है। पहले तो वो केंद्रीयकरण की भावना पर चलते थे, सारा चीज अपने में केंद्रित करके रखते थे, किसी को नहीं देंगे, सिर्फ मेरा है, ऐसे करके रखते थे। तो होता क्या था, वहां पर जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी ही यहाँ पर मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी
पहले ये केंद्रीकरण की भावना पर चल रहे थे। ब्रिटिश क्या करते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी जो बंगाल क्षेत्र में था, यहाँ से इसको हेड बना दिए थे, पूरा पावरफुल बना दिए थे, क्योंकि इनका मुख्यालय कलकत्ता में था। कलकत्ता इतना रेवेन्यू देने वाला जगह था, राजस्व देने वाला जगह था, इतना उपजाऊ जगह था कि इस जगह से ही सारा चीज को वो सर्कुलेट करते थे और अधिकार बंगाल से ही करते थे। यहाँ से क्या करते थे, बंबई के पूरे क्षेत्र में, पूरी प्रेसिडेंसी में अधिकार करते थे, पूरा ये काम प्रशासन वहां से लागू करते थे, और बंगाल से ही मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी पूरा शिकंजा कसे रहते थे। अब यहाँ पर मार कुटाई पड़ा था जो 1858 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में जो इनको मार पीट करके बहुत अच्छे से दिमाग ठीक कर दिए थे। तो यहाँ पे इन्होंने विकेंद्रीकरण की बात को लाया कि चलो सबको अपना अपना अलग अलग दे देते हैं, तुम स्वतंत्र, इसको बोले बंबई प्रेसिडेंसी को, तुम स्वतंत्र होकर काम करो, मद्रास प्रेसिडेंसी को बोले कि तुम भी स्वतंत्र होकर काम करो, और बंगाल अपना देखेगा, अब तुम लोग के ऊपर शिकंजा नहीं लगाएगा। तो सबको यहाँ पर विकेंद्रीकरण, इनका इनका अपना काम हो जाएगा जो देखेंगे, इनका मद्रास का अपना काम हो जाएगा जो देखेंगे, और बंगाल प्रेसिडेंसी का अपना काम रहेगा जो ये अपना देखेंगे। अब ये इन पर अधिकार नहीं करेगा। देख रहे हैं विकेंद्रीकरण शासन पद्धति की शुरुआत होती है 1773 एक्ट में बंगाल प्रेसिडेंसी के केंद्रीकरण कानून को समाप्त कर बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये अपना कानून बना सकती है, बंबई अपना कानून बना सकती है, और बंगाल अपने क्षेत्र का कानून अपने हिसाब से चलाओ। फिर अगला देख रहे हैं 1862 में नए प्रांतों की स्थापना तथा सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार वायसराय को मिल गया था। तो देख रहे हैं कि 1862 एक्ट में क्या हुआ, प्रांतों को सीमाओं का घटा बढ़ी करके एक प्रांत बना सकते थे। प्रांतों में जो सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार वायसराय को मिल गया था। आज भी ये पद्धति हम देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिए थे इस चीज को कि जो राज्यों का गठन होता है वहां को हमने अपना लिया था, मतलब दो राज्यों की सीमाओं को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं, या फिर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1862 में नए प्रांतों की स्थापना तथा सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार वायसराय को प्राप्त हो गया था, और ये सीमाओं में परिवर्तन का जो अधिकार था 1861 के अधिनियम से चालू हुआ था। चलिए अब देखते हैं एक अगले अधिनियम पर आते हैं जो है 1892 का भारत सरकार अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस के एग्जाम और अन्य राज्यों के एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि 1892 के भारत शासन अधिनियम के बारे में प्रावधान लिखिए। भारत शासन अधिनियम जो 1892 का आया था, इसके आने के कारण क्या थे, कारण और उसके प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अंदर से आने वाले बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, और पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट ही सवाल है, और अच्छे से इसको पढ़कर आंसर देने से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कारण है इसका देखते हैं, 1857 की क्रांति से पनपी राष्ट्रीयता। यहाँ पर जो 1857 की क्रांति से जो राष्ट्रीयता पनपी थी, बात हो रही है राष्ट्रीयता की। राष्ट्रीयता मतलब अपनी भूमि के लिए प्रेम, अपनी चीजों के लिए प्रेम, राष्ट्र की भावना। उस राष्ट्रीयता की भावना इन लोगों को दिखने लगी थी। ये लोग समझ चुके थे, भांप रहे थे कि ये राष्ट्रीयता की भावना इनमें कहीं ना कहीं उस समय से जगने लगी है। तो एक कारण ये बनता है कि 1857 से पनपी राष्ट्रीयता। दूसरा है कांग्रेस की स्थापना। जो यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना 1885 में प्रारंभ हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना से भी भारतीय एकजुट होना चालू कर दिए थे, क्योंकि अंग्रेज इस बात से हमेशा डरते थे कि भारतीय इकट्ठा होंगे तो क्या क्या नहीं कर लेंगे। उनको हमेशा इस बात का डर रहता था। तो यहाँ पर जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, वहां पर ये लोग अपनी चीजों को समझना भी चालू कर दिए थे, और यहाँ पर एक्ट को बदलना चालू कर दिए थे। जैसे जैसे वो चल रहे थे, पीछे पीछे चल रहे थे। अब अगला है इल्बर्ट बिल विवाद 1883। तो 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद आया था, जिसके कारण इनको एक्ट में परिवर्तन करना पड़ा। फिर उन्होंने सोचा कि भविष्य में आंदोलन को रोकना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, आंदोलन का एक जगह इनको मिल रहा है। तो ये मतलब आगे होने वाली क्रांति, जैसे जो 1857 की क्रांति हुई थी, वैसी क्रांति दोबारा ना होए, तो यहाँ पर रोकने के लिए वहां पर अपने दिमाग को लगा रहे थे। अगर इस बार अच्छे से आंदोलन हो जाता है तो इनको तो अच्छे से फिर से मार पड़ेगी कस के। ये लोग जान गए थे। यहाँ पे डफरिन था, अंग्रेज अधिकारी डफरिन था, उसके द्वारा सुझाव दिया गया,
क्योंकि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय ही हुई थी, तो डफरिन ने सुझाव दिया कि साहब जी यहाँ पर कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी है और जो आप पुराना कानून चला रहे हैं उसके अनुसार तो यहाँ पर नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। जैसे जैसा ये लोग चलते हैं वैसा वैसा हम लोग को भी चलना पड़ेगा, ताकि इनका दिमाग में रहे कि हम इनके साथ हैं। तो ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। अब देखते हैं इसके प्रावधान। यहाँ पे प्रावधान किया गया, विधान परिषद के गठन का प्रावधान प्रारंभ हो गया। पहला प्रावधान है 1892 के एक्ट की तरह 1892 के एक्ट में पहला प्रावधान है विधान परिषद के गठन का प्रावधान प्रारंभ किया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में 2/5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। देख रहे हैं यहाँ पर विधान परिषद के गठन का प्रावधान। फिर अगला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो विधान परिषद हम देख रहे हैं। आज जो भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है, अभी भी लागू है। ये कहाँ पे शुरुआत हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो 1892 के एक्ट में देख रहे हैं। 1892 का एक्ट यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर स्थानीय निकायों में और विश्वविद्यालय के स्नातकों, देखिए जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी यहाँ पर हो गई है। और जो यहाँ पे 2/5 सदस्य हम देख रहे थे जो उनकी नियुक्ति की गई है, वो कहाँ से आ रहे हैं, तो स्थानीय निकायों से आ रहे हैं, विश्वविद्यालय के स्नातकों से आ रहे हैं, कुछ वायसराय के द्वारा चयनित हो रहे हैं, कुछ जिला परिषद के द्वारा चयनित हो रहे हैं और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा यानी कि नगर पालिका के द्वारा चयनित हो रहे हैं आदि ऐसे सदस्यों को इसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया है। मतलब 2/5 सदस्यों का यहाँ पर सर्कुलेशन जारी किया गया है। आज भी भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना हुई है। ये विधान परिषद का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, विधान परिषद प्रारंभ 1892 से प्रारंभ हुआ है। अब अगला देखते हैं, बजट पर बहस का अधिकार प्रारंभ। क्योंकि यहाँ पर विधायिका का गठन अब हो चुका है, 2/5 सदस्य अलग अलग संस्थाओं से चयनित करने का भी प्रावधान चालू हो चुका है। सारा चीज यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर देख रहे हैं बात हो रही है बजट की। बजट पर बहस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। पहले भारतीयों को यह अधिकार नहीं थे कि वो बजट पर बहस कर सकते हैं, या मंत्रिमंडल के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं था कि वो बजट पर बहस कर, उनको मुंह चुप रहो, बोलोगे नहीं तुम लोग। लेकिन यहाँ पर उन लोग जान गए कि बजट पे बोलने देते हैं, थोड़ा सा मानना तो हमको है, बोलने दो इनको। तो यहाँ पर देखो बजट पर बहस करने का अधिकार प्रारंभ किया गया। ये जो भी करते हैं ये पूरी तरह से अंदर से नहीं रहते हैं, अंदर से बोलते हैं बोलने दो इनको, बहस करने दो, हमको न करना है जो करना, ऐसा वाला हिसाब चलता है। केंद्रीय विधानमंडल में परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रारंभ किया गया। जो केंद्रीय विधानमंडल के जो सदस्य हैं, आज भी बजट पर बहस होता है संसद में, तो वैसा ही ये जो केंद्रीय विधानमंडल है, इनके सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन बजट पर मतदान ये नहीं कर सकते थे। तो क्या मतलब हुआ, जब मत का दान नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कितने लोग इसके पक्ष में है, कितने लोग विपक्ष में है। तो काम तो वही हो रहा है जो चाह रहे थे। तो अब देखते हैं अगला, प्रश्नकाल की शुरुआत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। प्रश्नकाल की शुरुआत 1892 से हुई है। प्रश्नकाल की शुरुआत यहाँ पर की गई है, लेकिन अनुपूरक प्रश्न इस पर नहीं पूछे जाते थे। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे, प्रश्नकाल की जरूर शुरुआत हुई थी कि लोग प्रश्न पूछो, कोई तुमको बजट के संबंध में प्रश्न पूछ लो, और पूछने के बाद तुम उसके बाद दोबारा प्रश्न पूछोगे तो उसका कुछ जुगाड़ व्यवस्था नहीं है, ऐसा बोला गया। तो प्रश्न के बाद अगर तुम पूरक प्रश्न पूछोगे तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अब तक नहीं मिला था इनको। हम देख लिए थे 1892 का भारत शासन अधिनियम, उसमें काफी महत्वपूर्ण विषय हमने देखा, काफी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। अब अगला हम देखते हैं 1909 का भारत सरकार अधिनियम। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। 1909 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा डायरेक्ट प्रश्न बनता है आईएएस के एग्जाम और अन्य राज्यों के अपने लोकल एग्जाम पे, कि आप लिखिए 1909 के भारत सरकार अधिनियम का विस्तृत वर्णन कीजिए। 1909 के भारत सरकार अधिनियम के लाने के क्या कारण थे, तो हम इसको अच्छे से देख लेंगे। इनमें जो भी कारण है हम उसको समझ लेते हैं।
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1909 का भारत शासन अधिनियम जो था वो उसका दूसरा नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले कौन था? मार्ले था भारत सचिव। ये मार्ले था भारत सचिव, मार्ले था भारत सचिव और मिंटो था वायसराय। इसका मतलब यह है कि जो जिसका नाम पहले रहेगा वो बड़े पद है उसका नाम पहले रहेगा, जिसका पद बड़ा रहेगा उसका नाम पहले रहेगा। भारत सचिव का पद वायसराय से बड़ा है, इसलिए मार्ले का नाम पहले है और मार्ले है भारत सचिव। और मिंटो उस वायसराय का पद छोटा है उससे, तो मिंटो का नाम उसके बाद है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को ही बोला गया 1909 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें देखते हैं कारण, क्योंकि कारण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक पृथक प्रश्न ही बन जाएगा कि 1909 के भारत सुधार अधिनियम के कारणों की व्याख्या कीजिए, या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा करते हैं। हम देख रहे हैं 1909 अधिनियम। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1909 अधिनियम के क्या कारण थे, क्यों 1909 का अधिनियम लाने का जरूरत पड़ा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला, मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग काफी अपने उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही थी, उनको अपने अपने कारणों से वो भी आगे हो रहे थे। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना इनके लिए अब लगने लगा कि चलो यहाँ पर कुछ विभेदीकरण नीति अपनाते हैं। अगला है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन में नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। सूरत की फूट जिसे बोला जाता है, तो यहाँ पर वो नरम दल से ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि नरम दल जो थे वो अनुनय विनय और आदर सम्मान वाले हिसाब से चल रहे थे। वो चाहते थे कि सरकार हमें आप प्लीज अपने जगह दे दो, हमको अपने विधायक में अपनी जगह दे दो, अपने विधानसभा में हमको जगह दे दो, ये लीजिए आवेदन, हमको अपने विधान परिषद में सीट प्रदान कर दीजिए। तो इस टाइप से वो अनुनय विनय और प्रार्थना पर चलते थे। और यहाँ पर जो गरम दल थे वो सीधे मारो काटो पीटो पे चलते थे। तो नरम दल को उन्होंने अपना एक मुद्दा बनाया। तो यहाँ पर नरम दल को वो संतुष्ट करना चाहते थे, अपने विधान परिषदों में, केंद्रीय विधान परिषदों में कुछ सीट अब देना चालू करेंगे ताकि ये लोग हमारे हो जाएं। अब देखते हैं यहाँ पे कर्जन की विभेदकारी नीति, क्योंकि बंगाल विभाजन कर्जन के ही काल में हुआ था। कर्जन ने ऐसी ऐसी नीतियां अपनाई, फूट डालो और शासन करो के नाम से यह बहुत प्रसिद्ध है। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? तो कर्जन ने अपनाई थी। तो इसकी जो विभेदकारी नीतियां थी यहाँ पर दिख रही थी। एक कारण इसका ये बन जाता है, जो कर्जन की विभेदकारी नीतियों से असंतोष उपजने लगा था वह भी यहाँ पर कारण बनता है। अगला देखते हैं स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन भी इसी समय हुआ था, जहां पर लोग अपने अपने उद्देश्य के लिए एकजुट हो गए थे। तो अब देखते हैं अगला, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और खुदीराम बोस को कारावास हो गया था, क्योंकि ये उनके प्रतिनिधि थे, उनके मन के भावन प्रतिनिधि थे, मन भावन प्रतिनिधि थे, जो इनके कारावास में होने के कारण जनता आक्रोशित थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण यह हो जाता है कि बाल गंगाधर तिलक और खुदीराम बोस को कारावास, इनके संबंध में कुछ नीतियां बनाएंगे ये। फिर बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकना। यहाँ पर जो राष्ट्रवाद का जो बढ़ रहा था, मतलब सब भाईचारा बंधुत्व की भावना जो बढ़ रही थी, अंग्रेज इसको अपने लिए हानिकारक मानने लगे कि अगर ये एक हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। यहाँ पर वो दिमाग लगाना चालू किए, विभेदकारी नीतियां अपनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आगे कि वायसराय मिंटो थे। वायसराय हमने देखा था, ये अरुंडेल एक अंग्रेज अधिकारी थे, अरुंडेल, उसकी अध्यक्षता में समिति गठित की। अरुंडेल की अनुशंसा में जो उन्होंने गठित जो अरुंडेल समिति थी, उसने जो रिपोर्ट प्रदान की गई, उसने जो अनुशंसा की गई थी, उसको मिंटो ने अपने ब्रिटिश संसद में जाकर वहां पर रखा, जो पारित कर दिया गया। वही अरुंडेल कमेटी की सिफारिश से बनी हुई थी 1909 का भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम। तो यहाँ पर एक बहुत 1909 का भारत शासन अधिनियम था, वो किसके कार्यकाल में बना और किसकी सिफारिश में बना? तो मिंटो के कार्यकाल में बना है, और अरुंडेल की अध्यक्षता में जो सिफारिश आई थी, उसकी सिफारिश के आधार पर यह 1909 का भारत शासन अधिनियम तैयार किया गया था।
चलिए देखते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम। चूंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न उठे हैं जिसको मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया हुआ है, आपको यहाँ पर पढ़ने में और समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देख रहे हैं कि 1909 अधिनियम का प्रावधान, सांप्रदायिकता के जनक मार्ले मिंटो को कहा जाता है। एक लाइन में इसको याद रखना है कि सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो सांप्रदायिकता का जनक मार्ले मिंटो को कहा जाता है। सीधे सीधे ये आंसर हो जाएगा और इसके लिए क्वेश्चन आ चुका है, एमपीपीएससी प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला इसी में देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 में की गई है। जो मार्ले मिंटो था उन्होंने अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर ये अधिनियम लाया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या किया गया था, मुस्लिम समुदाय के 6 सीट लाए गए थे। मतलब यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का जो विवाद लाने का काम था वो इसी अधिनियम से चालू कर दिया गया। अंग्रेज तो हमेशा से चाहते थे कि ये हमेशा लड़ते रहे, यहाँ पर लड़ाई की शुरुआत कर दिए थे ये। तो ये 6 सीट उनको दे दिए गए और मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिकता की शुरुआत कर दिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दिए। अब अगला देखते हैं, विधानमंडल के आकार और शक्ति में वृद्धि की गई। विधानमंडल के आकार जो पहले कम थे सदस्य, जिसमें उसके आकार और सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय विधायिका में सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपको आता है कि 1909 के प्रावधानों को लिखिए तो इसको इस वाले सेकंड नंबर के प्रावधानों को अवश्य लिखेंगे। इससे आंसर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसको अच्छे से देंगे। थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो जैसा है वैसा ही आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो हम 1909 के प्रावधानों में क्या महत्वपूर्ण बात हुई, विधानमंडल के आकार और शक्ति में वृद्धि की गई थी। केंद्रीय विधायिका में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 69 कर दी गई है। और इसमें हम 69 का जो विभाजन देखते हैं वो किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहला है 37 सदस्य। 37 सदस्य शासकीय थे और इसमें 9 पदेन थे। इसमें जो 69 में 37 सदस्य थे वो शासकीय थे और उसमें भी 9 लोग पदेन थे। अब दूसरा देखते हैं 32 सदस्यों की बात कर रहे हैं, ये गैर शासकीय थे। 37 सदस्य शासकीय थे और 32 सदस्य गैर शासकीय थे। इस 32 सदस्य जो गैर शासकीय थे, इसमें 5 मनोनीत होते थे और 27 निर्वाचित होते थे। इस वाले टॉपिक को, सेकंड नंबर के आंसर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने से बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ये प्रावधानों का सबसे अच्छा पार्ट है ये। फिर अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं इसमें 1909 अधिनियम के प्रावधानों में एक बहुत महत्वपूर्ण आगे देखते हैं प्रावधान को, कि वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। जो वायसराय का जो परिषद था उसमें एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसमें प्रथम सदस्य बने थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। मोस्ट इंपोर्टेंट है यह कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा भारत के वायसराय जो थे उस समय, उनकी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम सदस्य थे। चलिए अगला देखते हैं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रारंभ। जो पहले अधिनियम में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, जो बजट का बहस करने का अधिकार मिला था किंतु मतदान का अधिकार नहीं था, और वहां पर हम देखे थे कि प्रश्नकाल की शुरुआत भी हुई थी लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब यहाँ पर 1909 के अधिनियम में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है और ये आंसर का बहुत बड़ा बेस बनता है कि 1909 अधिनियम में पूरक प्रश्न यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रारंभ किया गया। किंतु यह 3 विषयों पर यहाँ पर प्रतिबंधित था कि 3 विषयों पर यह प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। एक था सैन्य, दूसरा था विदेश नीति के मामले, और तीसरा था देशी रियासतों के संबंध में प्रश्न और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ पर इन चीजों की भी शुरुआत की गई है कि सार्वजनिक एवं लोकहित के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रारंभ कर दिया गया है। आज भी इस चीजों को अपना लिया गया है, उसको अपने हिसाब से हम चला रहे हैं कि प्रश्नकाल का शुरुआत हो चुका है और प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और लोक महत्व के प्रश्नों को भी पूछा जा रहा है। प्रश्नकाल की शुरुआत हो चुकी है, जो दिन के 12 बजे शुरुआत होती है, और प्रश्नकाल के बाद पूरक प्रश्न का भी रिवाज है, और इसके बाद लोक महत्व के और सार्वजनिक मामलों के विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला महत्वपूर्ण अधिनियम हम देख रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम देख रहे हैं 1909 के बाद, जो 1909 का था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उसके बाद हम देख रहे हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे बोला गया है चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला गया है। यह 1919 में आया है। इसे दो नाम से पुकारा गया है, एक है 1919 का भारत सरकार अधिनियम और दूसरा नाम है इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। चलिए इसके कारण देखते हैं। इसमें प्रश्न दो प्रकार से बन सकते हैं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए, या फिर प्रश्न का प्रारूप हो सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अब ये प्रावधानों का वर्णन हो गया, सीधे सीधे अब पूछा जाएगा प्रश्न कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के लाने के कारण क्या थे, तो कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर कारण हो जाएगा प्रश्न का विषय। तो चलिए हम कारणों को देखते हैं कि किस कारण से 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया। सबसे पहले देख रहे हैं 1916 का लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट यहाँ पर सबसे बड़ा कारण होता है कि 1916 में लखनऊ पैक्ट आया था, तो यहाँ पर 1919 का ये कारण बन रहा है। फिर दूसरा देखते हैं अंग्रेजों की रोलेट एक्ट नीति। ना दलील ना अपील ना वकील ऐसा था, ना दलील ना अपील ना वकील। मतलब उस समय जो 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया था, वहां पर ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि जिसको जहां पर संदिग्ध दिखता है उसको तुरंत पकड़कर जेल में डाल देना है, ना उससे दलील सुनना है, ना उसकी अपील सुननी है, ना उसकी कोई वकील की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो ऐसा करके रोलेट एक्ट का जो नीति लाए थे वो एक हानिकारक प्रभाव दे रहा था, तो इस अधिनियम तक यहाँ पर इसका असर पड़ रहा था। अब देखते हैं अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत सारे लोगों को, कई हजार लोगों को गोलियों से भून दिया था। जनरल डायर ने इन्हें खत्म कर दिया था। लोगों में असंतोष हो गया था। उठते हुए असंतोष को देखते हुए इन्होंने 1919 का एक्ट लाया। लोगों को दबाना भी था इनको। अब देखिए यहाँ पर अगला है खिलाफत आंदोलन। अगले एक तरफ मुस्लिम लीग का खिलाफत आंदोलन भी चालू हो चुका था, वो भी कारण बनता है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। क्योंकि यहाँ पर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का समय था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का समय चालू हो चुका था, जो लंबे समय तक चल रहा था। इसमें भारतीयों को झोंकना इनके लिए एक बहुत जरूरी चीज बन गया था। यहाँ से वो सैन्य मदद लेना चाहते थे, भारतीयों को लड़ाना चाहते थे उसमें, तो इनसे मीठी मीठी बातें करके अपनी ओर करना चाहते थे, ताकि भारतीयों को युद्ध में झोंका जा सके। तो ये 1919 का अधिनियम चिकनी चुपड़ी बातें लाकर भारतीयों को युद्ध में झोंकने की तैयारी थी। फिर अगला है भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग। अब भारतीय थे जिसमें स्वशासन की मांग कर रहे थे, उसमें से प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे, वो पूरा पूना एरिया में था, पूरा मध्य भारत का एरिया था। वो अपने स्वशासन की मांग कर रहे थे। 1916 में स्वशासन की मांग प्रारंभ हो चुकी थी। बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी शामिल था, बाल गंगाधर के स्वशासन एरिया में शामिल था। और जो यहाँ पर थी एनी बेसेंट, वो भी अपने एक तरफ मद्रास के अडियार में वो अपना स्वशासन का मांग कर रही थी। क्योंकि इनका जो स्वशासन का मांग था कि भारतीयों का ही शासन हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट में वो अपने आप को मजबूत करके खड़े थे दोनों। तो यहाँ पर स्वशासन की मांग को दबाना भी इनके लिए मकसद बन गया था, नहीं तो यहाँ पर फिर भारतीय उठ के मार कुटाई चालू कर देंगे। तो यहाँ पर 1919 का अधिनियम लाया गया। ये जो स्वशासन की मांग थी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक बहुत मजबूती के साथ खड़े थे। अब देखते हैं जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, यह 20 अगस्त 1917 को ये लागू किया गया है। जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, यह 20 अगस्त 1917 को लाया गया है। आइए अब इनके प्रावधानों को देखते हैं। जो 1919 का
1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। इसके प्रावधानों पर विशिष्ट अध्ययन करते हैं, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आने वाले यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, आगामी भी आते रहेंगे। हमने जो पिछला पढ़ा वो बहुत महत्वपूर्ण है, सारी चीज यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो सवाल अभी तक नहीं आए हैं वो फिर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके प्रावधान क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि प्रथम बार केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें 1919 के अधिनियम में सबसे पहला प्रावधान क्या है कि केंद्र में, केंद्र को याद रखेंगे, केंद्र इज बोल्ड पॉइंट, केंद्र को स्टार लगा लेंगे। केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। द्विसदनात्मक कैसे आया? द्विसदनात्मक कैसे आया? तो राज्य परिषद एक हो जाएगा, राज्य परिषद केंद्र में आएगा, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली में आएगा राज्य परिषद, जिसको उच्च सदन बोला गया है। मतलब ये हो जाएगा राज्यसभा, आज का राज्यसभा, ये हो जाएगा उच्च सदन, और उस समय इसमें 60 सदस्य थे। अब दूसरा आ जाएगा केंद्रीय विधान सभा, यह निम्न सदन था, यह बिल्कुल लोकसभा है, लोकसभा है, और इसमें 145 सदस्य थे उस समय। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो है वो केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत की गई है, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, जो कि प्रश्न में आया हुआ है। एमपीपीएससी प्री 2013, फिर यूपीएससी मेंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और भी फिर अगला इसमें जो देख रहे हैं, जो केंद्रीय विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, ये जो जिसे आज लोकसभा कहा जाता है, यहाँ पर द्विसदन सदन का स्थापना हो चुका है। तो यहाँ पर जिसका संबंध था बटुकेश्वर दत्त था, बटुकेश्वर दत्त के बम कांड से था। तो बटुकेश्वर दत्त जो अपना बम था वो केंद्रीय विधानसभा के पास जाकर फोड़ दिए थे। यहाँ पर उनका बस एक ही मकसद था, मारना मकसद नहीं था, उनका ध्यान आकर्षण करना मकसद था उनका। अगला देखते हैं प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। यहाँ पे प्रांतों की बात हो रही है, यहाँ पर प्रांतों की बात हो रही है, और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। जैसे आज केंद्र में, आज भारत के केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से ले लिया गया है। उस समय भी केंद्र में द्विसदन की स्थापना थी। अब देखिए इसको, यहाँ पर दूसरे नंबर में है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। ये इस पर क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस प्री 2012 में आ चुका है। अब इसमें क्या हो रहा है, द्वैध शासन कैसे, मतलब दोहरा शासन, यहाँ पर दो शासन देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक आरक्षित विषय हो रहा है और एक हस्तांतरित विषय हो रहा है। पहला है आरक्षित विषय, इसमें अंग्रेज लोग बड़ी चालाकी से सारी चीजों को वही पद्धति में रखे थे, लेकिन इसका मसौदा कुछ और था। आरक्षित विषय में वो बहुत महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखे थे, जिसमें वायसराय और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद इसको देखती थी, और ये हस्तांतरित नहीं होते थे। मतलब इसको किसी के और तरफ ये नहीं जाएगा, सिर्फ वायसराय ही इसको हैंडल करेंगे। मतलब बात तो वही हो गई कि नीचे में भारतीयों का आड़ है और ऊपर में अंग्रेजों का पूरा काम हो रहा है। तो आरक्षित विषय में राजस्व के मामले थे, वित्तीय मामले, सुरक्षा, न्याय मामले और पुलिस, ये सारी चीजों का कंट्रोलिंग वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में था, और इसको डायरेक्ट वायसराय देखता था। वायसराय जैसा बोलता था उसकी कार्यकारिणी परिषद वैसा करती थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण विषय, आर्थिक विषय, सभी विषय महत्वपूर्ण जो भी विभाग थे वो सीधे सीधे वायसराय के पास था। दूसरा है हस्तांतरित विषय, इसमें था जिसमें भारतीय सदस्य शामिल थे, जिस सदन में भारतीय सदस्य शामिल थे उसमें नॉर्मल विषय, लोकल विषय, बिना मतलब के विषय, जिसमें कुछ नहीं उनको मिलना है, वैसे विषय शामिल किए गए थे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन जैसे लोकल बॉडी वाले विषय शामिल थे, जिससे इनको कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलता था। सारा रेवेन्यू का डिपार्टमेंट ये वायसराय अपने पास रखे थे। और ये हस्तांतरित थे, जो भारतीय रहते थे हस्तांतरित थे। इसके बाद फाइल वायसराय के पास जाती थी, लेकिन वायसराय वाली फाइल इनके पास कभी नहीं आती थी। चलिए अब देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर पे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, और इसके आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान थे। महत्वपूर्ण प्रावधान को देखते हैं। जो भारत सचिव के सदस्यों की संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया, उसमें 8 से 12
सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। जो भारत सचिव का पद पहले अकेला था और 15 सदस्यीय था, 15 उसके सहायक वाले थे, वहां पर एक ही भारत सचिव था, लेकिन यहाँ पर उसी भारत सचिव की संख्या को बढ़ाकर 8 से 12 कर दिया गया है, 8 से 12 कर दिया गया। इसमें 3 भारतीयों के लिए सीट भी रखा गया है। इसमें भारतीयों को जगह दे दो भैया, नहीं तो भारतीय लोग हम ही को मार गिराएंगे। तो भारतीयों से बचने के लिए 3 सीट भारतीयों को दे दिया इन्होंने। अब अगला देखते हैं कि जो भारत सचिव का वेतन था वो भारतीय राजस्व से अब लेना बंद कर दिए कि भैया यहाँ पर फिर मुक्का मारेंगे कि भाई जब तुम भारत सचिव का वेतन पुराने समय से लेते आ रहे थे, यही बात है, उसी के खातिर तो हम लोग तुमको मारे थे, उतना कूट कूट कर पीट पीट कर भगाए थे, डंडे डंडा मारे थे कि तुम हमारा राजस्व क्यों ले रहे हो भाई, तो हमारा राजस्व को पहले छोड़ो। तो यहाँ पर ये जो वेतन दे रहे थे भारत सचिव का वेतन जो भारतीय राजस्व से अब तक चला आ रहा था, उसको अब ब्रिटिश कोष से लेने का प्रावधान कर दिए। छोड़ दो भैया, भारत का राजकोष से इनका वेतन देना छोड़ दो, नहीं तो ये भारतीय लोग फिर इकट्ठा होकर डंडे डंडा मारेंगे, भाला से भेद भेद कर मारेंगे और बहुत पिटाई पड़ेगा, फिर पत्थर को फेंक फेंक कर मारेंगे। इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनके पास जो आ जाता है उसी से मार देते हैं, फेंकते। तो यहाँ पर जो उनका वेतन था वो भारतीय राजस्व से हटाकर लंदन के राजस्व से लेने का शुरुआत किए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कर दी 1919 के अधिनियम में। हम देख रहे हैं 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम में देख रहे हैं कि सांप्रदायिक मंडल का विस्तार कर दिया गया है। 1909 के अधिनियम में क्या किए थे, 1909 के अधिनियम में मुस्लिम सांप्रदायिकता की शुरुआत किए थे, मुस्लिम सांप्रदायिकता की शुरुआत किए थे। 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में इन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता की शुरुआत की थी, जिससे कि वो विभाजन को बढ़ावा दे सके और अलगाव को बहुत आगे बढ़ा दे करके। तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी विभाजन की, देख रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्होंने इसका विस्तार, जो सांप्रदायिकता का विस्तार था, और आगे बढ़ा दिया। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार कर दिया, इसको आगे बढ़ाकर सिखों को भी शामिल कर दिया, यूरोपियों को दे दिया, भारतीय ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित कर दिया है। अब अगला देखते हैं, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार की शुरुआत की गई। इस 1919 के अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, या कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई अथवा वयस्क निर्वाचन मताधिकार का शुरुआत किया गया। इसमें महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार का प्रावधान किया गया, महिलाएं पहली बार यहाँ पर मत देना चालू कर दी। अब देखते हैं, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, पहली बार उत्तरदायी शासन का शब्द प्रयोग किया गया, मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी। जनता कहाँ बैठती थी, केंद्रीय विधान पालिका में इनके चुने हुए सदस्य चुने जाते थे, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी का कॉन्सेप्ट, शब्द का प्रयोग यहाँ पर पहली बार किया गया। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं कि संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, मतलब जो आज यूपीएससी का एग्जाम जो ले रहे हैं, केंद्र में भारत में यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, उसी के गठन का प्रावधान यहाँ पर 1919 के अधिनियम में किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में एक संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1926 में इसका स्थापना और गठन हो गया। तो प्रश्न का स्वरूप हो सकता है ऐसा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस प्रावधानों के अनुसार की गई, तो आंसर होगा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। लेकिन प्रश्न जब ये होगा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो वहां पे आंसर होगा 1926। चलिए अगला देखते हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य का प्रशासन वायसराय को लेने का अधिकार था, वायसराय को लेने का अधिकार था। मतलब राज्यों में संवैधानिक तंत्र, जैसे कि आज भी इस कॉन्सेप्ट को वहां से लिया गया है, क्योंकि हमने देखा था 1935 के अधिनियम का 70% हमने उठाया था, वहां पर बेस बनाया था। तो ये चीजें भी आती हैं
कि इस अधिनियम में जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जैसे जिस राज्य का प्रशासन वहां का प्रतिनिधि चलाने के योग्य नहीं रहता है, या पर वो केंद्रीय कानून के अनुसार वो अपना प्रशासन नहीं चला पा रहा है, असमर्थ है प्रशासन चलाने में, तो वहां पर वो माना जाता है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो सीधे वो वायसराय के कंट्रोल में आ जाता है। आज यहीं पर थोड़ा सा अपडेट हो गया है कि हम देख रहे हैं किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो उसका कर्ता धर्ता सीधे केंद्र के पास आ जाता है और राष्ट्रपति उससे सीधे सीधे अब देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह भी। चलिए अगला देखते हैं कि इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 वर्ष बाद एक कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया था। उस कमीशन का हम विस्तृत वर्णन करेंगे क्योंकि यह कमीशन काफी बिग हो जाएगी, अपने आप में सारा पॉइंट बिग होता है, तो अच्छे से समझने के लिए हम उसको आगे देखेंगे। तो 10 वर्ष बाद इन 1919 के प्रावधानों का कितना क्रियान्वयन हो चुका है, उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान यहाँ पर किया गया। अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं कि 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे और इन प्रावधानों का लाने का कारण क्या था। तो सबसे पहले इसमें 2 प्रश्न बनेंगे कि 1935 का अधिनियम लाने का कारण लिखिए। फिर अगला प्रश्न बनेगा कि 1935 के भारत शासन, देखते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चलते हैं। 1935 का अधिनियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं 1935 के अधिनियम का 70% कानून, 70% विधि भारतीय संविधान में अपनाया गया है क्योंकि हमें बेस चाहिए था, आधार चाहिए था जिसके आगे हम संशोधन को कर सकते हैं। तो बेस को यहाँ पर 70% दिया गया है और यह आईएएस एग्जाम और राज्यों में पूछे जाने वाले एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 1935 के अधिनियम के कारणों की चर्चा कीजिए। 1935 के अधिनियम में पूछे जाने वाले प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि 1935 का अधिनियम आखिर लाया क्यों गया, कारण क्या था इसका। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कारण। 1935 का अधिनियम लाने से पहले वहां पर 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो चुके थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक उपस्थित रहने वाले थे बाबा भीमराव अंबेडकर। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना है आज तक का कि लंदन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले सदस्य भारत से कौन थे। तो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर जी। तो चलिए देखते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुई परिचर्चा के आधार पर श्वेत पत्र जारी किया गया था। उस श्वेत पत्र का पूरा निरीक्षण किया गया। श्वेत पत्र के आधार पर 1935 का अधिनियम लागू किया गया। अब देखते हैं इसके प्रावधान। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। हर प्रावधान अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रावधान, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ, इस क्वेश्चन को उठाकर आ चुका है। तो ये एमपीपीएससी प्री 2017 में उठाकर पूछा गया है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया, किस एक्ट के तहत किया गया। तो आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। यहाँ से ऐसी ऐसी प्रणालियां चालू की गई हैं जो संवैधानिक निरंकुशता के अंतर्गत आती हैं। अगला है 15 सदस्यीय भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो भारत सचिव था वो तो उसका वेतन भारत के राजस्व रेवेन्यू से ही दिलवाते थे और उसके साथ जो 15 सदस्य थे उसका भी पूरा वेतन भारत के रेवेन्यू से दिलवाते थे। अब देखिए उसके बाद हमने 1919 के अधिनियम में देखा है कि उसमें भारत सचिव के पद को 8 से 12 तक बढ़ाकर कर दिया गया था। उनका भी वेतन भारत के रेवेन्यू से लिया जाता था। लेकिन क्या ये भारतीयों को नहीं दिख रहा था कि ये रेवेन्यू हमारे यहाँ से ही इनको लेकर वेतन दे रहे हैं, इनके पास मतलब वही काम कर रहे हैं कि रेवेन्यू हमारा रहेगा और कर्मचारी तुम्हारा रहेगा। तो यहाँ पर फिर असंतोष की छवि दिख रही थी। उनको लगा कि भारतीय फिर उठा के ना फेंक देंगे एक बार लंदन में। तो उनको लगा कि भाई इनका वेतन दिखाने वाला काम हो रहा है, यहाँ से नहीं लेते हैं, इसको हम अपने लंदन से ही देंगे, या तो सोचो पदे को समाप्त कर देते हैं,
अच्छा दिमाग लगाते हैं कि पद समाप्त कर देते हैं, हमको भी ना देना पड़े, तो सीधे सीधे भारत सचिव के पद को ही समाप्त कर दिए गए, 15 सदस्यों को भी उड़ा के रख दिए, समाप्त कर दिए गए। तो ये यहाँ पर हो गया, ये सचिव का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। फिर अगला है, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की गई। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो ब्रिटिश प्रांत शामिल था और देशी रियासतें शामिल थे, दोनों को मिलाकर अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की गई। और यह एग्जाम में आ चुका है, यूपी यूडीए प्री 2010, यूपी पीसीएस मेंस 2012, यूपी पीसीएस मेंस 2012, यहाँ पर भी मेंस में आ चुका है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई है? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगला देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया है? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, प्रांतों में इसे समाप्त कर दिया गया। इसे एक लाइन में याद रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। द्वैध शासन में क्या होगा? वही आरक्षित और हस्तांतरित विषय आ जाएंगे। आरक्षित विषय वायसराय और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में रहेगा, जिसमें आर्थिक मामले होंगे, रेवेन्यू के मामले होंगे और इसमें पुलिस के मामले होंगे। जितने आर्थिक और रेवेन्यू के मामले, वित्तीय मामले हैं, सारा आरक्षित मामले में रख दिया गया है, जिसको सीधे वायसराय देखता था और उसकी कार्यकारिणी उसके अंडर में रहती थी। और दूसरा हस्तांतरित विषय, इसमें जो भारतीय जो विधायिका में सदस्य थे, जो मंत्रिमंडल थी, उसमें इस विषय को रखा गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी ऐसी टेम्परेरी मामले, लोकल मामले रखे गए थे जिससे इनको कुछ भी लाभ नहीं होता था। तो यहाँ पर द्वैध शासन की प्रणाली सीधे सीधे केंद्र में 1935 के अधिनियम द्वारा रखा गया है। और इस पर प्रश्न आ चुका है, यूपी पीसीएस प्री 2008, यूपी पीसीएस मेंस 2013, यूपी। अगला हम देखते हैं प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। प्रांतों में स्वायत्त शासन का अधिकार ये कब आया? प्रांतों में स्वायत्त शासन का अर्थ होता है कि प्रांतों को या राज्यों को अपने मामले, अपनी विधि को बनाने की स्वतंत्रता देना, उसी को बोला गया है प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना का अधिकार। प्रारंभ कब किया गया है? 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। इसका क्वेश्चन आ चुका IAS प्री 2012, RAS RTS प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है सूचियों का विभाजन। सूचियों का विभाजन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। सूचियों का विभाजन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और इसमें कई विषय आ जाते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आ जाता है। केंद्र सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय हैं। सूचियों का विभाजन कब किया गया है? तो 1935 एक्ट के द्वारा किया गया है। यह IAS प्री 2012 में पूछा गया है। 3 बार कट गया है, वो पता नहीं क्यों कट गया है। किसका है फोन? नहीं करना मेरे को बात, अभी नहीं करना है, मैं करके अभी निकलूंगी घर से, ठीक ना? बोल दीजिए अभी बाद में। हाँ मैं आऊंगी ना, तुरंत आ रही हूँ, बोल दीजिए। चलिए अगला देखते हैं, संघ की अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियां क्या होता है? वह शक्तियां जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब ऐसे मामले जो केंद्र सूची में
राज्य सूची में और समवर्ती सूची में न हो, मतलब एक्स्ट्रा वो समय परिस्थितियों के हिसाब से वो परिस्थितियां या कुछ प्रावधान उत्पन्न हो जाते हैं जिसको हमें कुछ कानून बनाने की जरूरत होती है। तो जो किसी भी सूची में शामिल ना हो वो होगा अवशिष्ट शक्तियां, और यही अवशिष्ट शक्तियां सीधे सीधे वायसराय को देखनी होती थी। तो ये इसमें आया हुआ क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2008 IAS प्री 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास होंगी। यह प्रावधान कब किया गया है? 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया है। अगला है केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी भारत में आज यानी कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है वो किस प्रावधानों के तहत की गई है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। यह आया हुआ है यूपी पीसीएस मेंस 2008, यूपी पीसीएस मेंस 2015 में आया गया है। और जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है उसके प्रथम जो न्यायाधीश है वो है सर मैरिस गेवियर, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है केंद्रीय बैंक की स्थापना, मतलब केंद्रीय बैंक भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई है। और इसमें एक जरूरी चीज याद रखेंगे कि हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। और इसका जब डेट पूछा जाएगा तो 1 अक्टूबर 1937 को आरबीआई या केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। और अधिनियम पूछा जाए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापना की गई है। फिर अगला है इसे 1935 के अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। फिर अगला है प्रांतों में द्विसदनात्मक शासन पद्धति का प्रारंभ किया गया है। द्विसदनात्मक शासन पद्धति मतलब विधानसभा और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर। विधानसभा तो थी ही, अब विधान परिषद का निर्माण स्थापना का कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर 6 जगहों में कुल 11 प्रांत थे 1935 के समय, 11 प्रांत थे कुल, इसमें से 6 प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई है। कहाँ कहाँ की गई है? बंबई में, मद्रास में, बंगाल में, बिहार में, असम में, संयुक्त प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की गई है। इस प्रकार सारे के सारे प्रावधान अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परीक्षा में सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किस अधिनियम के आने के कारण क्या थे और किस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या थे। इस अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए और अंदर से भीतर से उठाकर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रावधान है जिसका सही सही उत्तर पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। अच्छे से इस चीजों को रट लीजिए।